हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन पार्ट 4 देखा था, जिसमें हमने देखा था गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप जो है अगर अच्छे से कवर करते हैं तो यू मस्ट बी एबल टू राइट और आंसर वेरी इफेक्टिवली। सो लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो जिन जिन तत्वों से जो है विदेश नीति का निर्धारण होता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ये जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं उनको जियो पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है भू राजनीति। भू राजनीति वाला फैक्टर जो होता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। एंड इंडिया सेंट्रल पोजीशन इन एशिया। एशिया में भारत की जो है केंद्रीय स्थिति है। एंड ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन द साउथ एशिया। और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया जो है ये कवर करता है साउथ एशिया में। तो एक तो एशिया में सेंट्रल स्थिति है, आप पूरे एशिया के मैप में देखोगे तो इंडिया की केंद्रीय स्थिति है। और दूसरा साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है। एंड कोई भी बड़ा अगर घटना होती है एशिया में तो वो इंडिया पर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। एशिया एशिया का सबसे बड़ी एक तरीके से केंद्रीय स्थिति होने के कारण और एक महाशक्ति होने के कारण जो है ये स्थिति बन रही है। एंड द हिमालयाज प्ले अ रोल, important role, Himalayas, in determining relations with the Himalayan countries such as नेपाल, भूटान एंड म्यांमार के जैसे जो हिमालय वाले कंट्रीज हैं, हिमालयन कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके साथ जो संबंध है उनको निर्धारित करने में हिमालय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरीके से द डिजायर ऑफ चाइना टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस इन द रीजन, ठीक है, चाइना के द्वारा अपने जो इस रीजन में अपनी जो दबदबा है उसको बनाए रखने के लिए कंटिन्यूअसली सिंस 1942 हैज ए क्लियर इम्पैक्ट ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और उसके बाद से 1962 में जो वॉर हुआ था इंडिया और चाइना का, उसके बाद से ही जो चाइना की जो ये डोमिनेंस करने की इस रीजन को इच्छा है, उसके हिसाब से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर इसका काफी स्पष्ट प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। एंड इंडियन ओशन में जो भारतीय हिंद महासागर है, हिंद महासागर में इंडिया को नेचुरली एक ऐसा लाभ मिला हुआ है, ठीक है, नेचुरल एज मिला हुआ है इंडिया को यहाँ पे। और इंडियाज डोमिनेंस ओवर द इंडियन ओशन इज नेसेसरी टू बिकम एन इम्पोर्टेंट पावर ऑफ इंडियन पैसिफिक रीजन। अब यहाँ पे इंडियन पैसिफिक रीजन में इंडिया को जाना है तो इंडिया में जो इंडियन ओशन में जो डोमिनेंस है इंडिया की, ठीक है, तो उसका काफी बेनिफिट मिलने वाला है। एंड अभी वर्तमान में जो भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र है, ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण रूट है व्यापार और संचार को लेकर के। जो पूरा वर्ल्ड है, वो जो पूरी दुनिया है, ठीक है, यहाँ पर ये एक व्यापार और जैसे 40% आप देखोगे कि व्यापार यहाँ से हिंद महासागर से ही होता है। मलक्का जलडमरूमत से जो चाइना का 80% ऑयल का ट्रेड है वो चाइना का मलक्का जलडमरूमत से ही होता है। और इट ऑल्सो प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। हिंद महासागर का काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है हिंद महासागर का, क्योंकि जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है, पूरा हिंद महासागर हमारा 3 तरफ से हिंद महासागर से ही घिरा हुआ है, ठीक है। और चाइना की प्रेजेंस भी यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रही है हिंद महासागर में। और तो हिंद महासागर बिल्कुल इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जो है, इंडिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और सबसे यंगेस्ट कंट्री यानी जवान लोगों का देश है, ठीक है। और बिकमिंग अ कंजप्शन ओरिएंटेड कंट्री, उपभोग पर जो है
निर्भर एक देश बनता जा रहा है इंडिया। और ये ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में ये काफी महत्वपूर्ण होगा। इट विल फुलफिल द नीड फॉर ए बिग मार्केट। अगर एक बड़े बाजार की जरूरत किसी को पड़ती है, ठीक है, तो उसकी स्थिति को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। और ऑल द प्रोड्यूसिंग नेशन, जो भी दुनिया में उत्पादक कंट्रीज हैं, उनकी एक बड़े मार्केट को की जो आवश्यकता है उसको फुलफिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी के लिए डिटर्मिनेंट फैक्टर है, कारक कह सकते हैं आप इसको। बट विथ सच ए लार्ज पॉपुलेशन, लेकिन इतने लंबी पॉपुलेशन के साथ प्रॉब्लम्स भी है, जैसा कि हंगर हो गया, भुखमरी। अभी भुखमरी इंडेक्स आई, उसमें इंडिया का जो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था उसमें इंडिया की पोजीशन 101 हो गया है, जो कि काफी सीवियर कंडीशन है, ठीक है। बट विथ सच ए लार्ज पॉपुलेशन, लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन के साथ ये आपने देखा कि जो हंगर है, मतलब भूखमरी, पॉवर्टी, गरीबी आर एविडेंट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो गवर्नमेंट सिस्टम है। गवर्नमेंट सिस्टम का भी काफी महत्वपूर्ण रोल है। गवर्नमेंट सिस्टम, इंडिया हैज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। भारत में जो है लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है, जो कि कई सारी जो कंट्रीज हैं उनको प्रेरित करता है, जो दुनिया के कई सारे कंट्रीज हैं उनको प्रेरित करता है, ताकि वो भारत की जो आइडियोलॉजी है, एग्जाम्पल के लिए आसियान कंट्रीज plowed by China took towards India's, because India's democracy follows the principle of पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो जो गवर्नमेंट सिस्टम है, लाइक इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के होने के कारण ये रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है इंडिया। तो जो देश हैं वो इंडिया की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी अगर टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में जो वॉर की संभावना है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, वॉर काफी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका, यूएस जो है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को फैलाने की कोशिश करता है। कहते हैं कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, दो देश डेमोक्रेटिक नहीं है, तो वहाँ पे संभावना ज्यादा होती है संघर्ष की। और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो प्रिंसिपल है हमारा पंचशील का, उसको फॉलो करते हैं। तो इसको देखते हुए जो कंट्रीज हैं वो भारत की तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है। इसको हम एक तरीके से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में भी रख सकते हैं, सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं। सॉफ्ट पावर इंडिया का है क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम इज ए kind of soft power for Indian foreign policy. But many times in parliamentary system, the role of state government is also important. जो राज्य सरकारें हैं, कई बार क्या होता है, संसदीय सरकारों में राज्य सरकारों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है विदेश नीति के निर्धारण में। और ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाते हैं जब गठबंधन की सरकार होती है केंद्र में। तो गठबंधन सरकारों में जो केंद्र में, जैसे कि आप सबसे अच्छा उदाहरण लो कि जो यूएसए के साथ इंडिया का जो न्यूक्लियर डील होने वाला था 2006 में, 2005 में, न्यूक्लियर डील, तो जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थी, वाम दल, लेफ्ट जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के मनमोहन सरकार में, उन्होंने बहुत ज्यादा टांग अड़ाया था इसमें, ठीक है। तो ये काफी दिक्कत वाली बात होती है, स्टेट्स के रोल काफी बढ़ जाते हैं। जैसे कि तमिलनाडु के जो मुद्दे पे अगर बात करें हम, जो तमिल गवर्नमेंट है, तमिल जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है,
वो क्या करते हैं तमिल स्टेट गवर्नमेंट्स, वो जो तमिलियन का इशूज है श्रीलंका के साथ, जो तमिल इशूज हैं श्रीलंका के साथ, उस पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश के साथ जो जल समझौता है उस पर ममता बनर्जी जो है कितना एग्रेसिवली एक सब जो है उन्होंने बातचीत को रद्द कर दिया था। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो स्टेट है, स्टेट्स की भूमिका भी संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड नेचर को दिखाती है। डी सेंट्रल विकेंद्रीकृत पॉलिसी को दिखाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसका क्या रोल है। इकोनॉमिक सॉवरेंटी इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिटरमाइनिंग फॉरेन पॉलिसी। जो आर्थिक संप्रभुता है वो सबसे महत्वपूर्ण है विदेश नीति को निर्धारण करने में। जैसे कि इट लाइक इट्स पार्ट पॉलिसी इंडिया हैड टू ओपन इट्स मार्केट इन 1991। वैसे कि भारत को एक अपनी नीतियों के तहत जो है अपने बाजार को 1991 में खोलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भारत वित्तीय रूप से बहुत ही मजबूत बन गया और जो भारत की जो आर्थिक वृद्धि है उसने कई सारे देशों को उसने आकर्षित किया। और आज जो उस समय हमने खोला था 1991 में, क्या हुआ था कि 1991 में हमारी जो फॉरेक्स था वो काफी सीमित हो गया था और इसलिए हमको जो है अपना बॉर्डर आईएमएफ से हमको पैसे लेने पड़े थे, मदद लेनी पड़ी थी। और आईएमएफ से क्योंकि पैसे लेने पड़े थे इसलिए हमको जो है अपना बॉर्डर क्या करना पड़ा था, खोलना पड़ा था। आज इंडिया जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमी एनर्जी मतलब कह सकते हो कि बड़ा एनर्जी कंज्यूमर उपभोक्ता बना हुआ है। और विथ कंट्रीज लाइक तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रसिया हैविंग इकोनॉमिक अलायंस विद इंडिया। इंडिया के साथ इन देशों का जो है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रसिया का आर्थिक गठजोड़ भी है। लेकिन बट द नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, जो नकारात्मक हम कह सकते हैं कि ट्रेड बैलेंस है चाइना के साथ, वो इंडिया का एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। अभी अगर बात करें 2019-20 में तो ये 41% था। नेगेटिव ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है कि हम इन चाइना से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है। मतलब इंडिया के पास ऐसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या कुछ ऐसा सामान नहीं है इतना जो हम चाइना को भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, इसलिए हम चाइना से ज्यादा चाइना की जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है, तो हम चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। कल्चर कल्चर भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कल्चर जो है, जो कौटिल्य की थियरी है पावरफुल किंगडम की, एक शक्तिशाली राज्य की जो थियरी है कौटिल्य की, विद द आइडियल्स ऑफ बुद्धा एंड गांधी shows the path of इंडिया। बुद्धा और महात्मा गांधी के आइडियल्स के साथ वो भारत को एक रास्ता दिखाते हैं। और इंडिया के जो सिविलियन रिलीजियस रिलेशनशिप है वो कई सारे देशों से, दुनिया के कई सारे देशों से काफी अच्छे से स्थापित किया गया है इसी सिद्धांत के आधार पर। जहां पर हिंदू हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट मेजोरिटीज हैं, ठीक है, उनमें
And the basis of Israel in India-Israel relations is somewhere in the policy of all religions in India, and principles like imperialism, colonialism, and opposition to armaments have been derived from the history of India, which are seen in India's foreign policy today. तो ये जो इंडिया इंडिया की जो कल्चर है, ठीक है, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे कुछ देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ भी, इजराइल के साथ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द बेसिस ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशनशिप इज समवेयर इन द पॉलिसी ऑफ ऑल रिलीजन्स इन इंडिया। सारे धर्मों की जो भारत की पॉलिसी है उसमें ये इंडिया इजराइल का रिलेशनशिप फिट बैठता है। और जो इम्पेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, अपोजिशन ऑफ आर्मामेंट्स हैव बीन अराइव्ड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच आर सीन इन द फॉरेन पॉलिसी टुडे। जो ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और हथियारों का विरोध करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो वो इंडिया में एक हिस्ट्री से ही आया है, जो कि आज हमारे फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में दिखाई देता है, झलकता है। नेक्स्ट है रीजनल एनवायरनमेंट, जो क्षेत्रीय परिवेश होता है। तो जो रीजनल इवेंट्स हैं, इवेंट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग फॉरेन पॉलिसी। जो विदेश नीति है उसको निर्धारित करने में ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर उदाहरण की बात करें तो 1971 में द अलायंस ऑफ इंडिया, अलायंस ऑफ चाइना, द यूएस एंड पाकिस्तान ब्रॉट ए क्राइसिस सोल्यूशन फॉर इंडिया। 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें चाइना, यूएस और पाकिस्तान का एक जो है गठजोड़ हो गया था। उससे भारत में क्या हुआ था, एक तरीके से संकट की स्थिति बन गई थी, और इसलिए इंडिया जो है क्या किया था, रसिया की तरफ झुकना पड़ा था इंडिया को। जब ये 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो चाइना, यूएस और पाकिस्तान एक साथ आ गए थे और इंडिया के लिए उन्होंने चुनौती रख दिया था। तो इंडिया क्या हुआ था, रसिया की तरफ झुक गया था। और वर्तमान में द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ चाइना इन इज आल्सो रीजन फॉर द इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंडिया। और आज जो है जो चाइना की जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है, ठीक है। यह भी एक जो है क्या है, इंटेंसिफिकेशन है भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप को लेकर के। इंडिया का झुकाव जो है यूएस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है, एक तरीके से एक रीजन ये भी है कि चाइना का डोमिनेंस इस रीजन में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। and India has increased India's capacity of and power with look is an activist policy and China's rise in ASEAN। इंडिया ने अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को जो है लुक ईस्ट से एक्टिस्ट की तरफ बढ़ा लिया है, ठीक है। और जैसे जैसे चाइना का राइज हो रहा है आसियान रीजन में, उसको देखते हुए इंडिया ने अपनी शक्ति को बढ़ाया है। ग्लोबल इन्वायरमेंट भी एक डिटर्मिनेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। ग्लोबलाइजेशन के बाद जब होल वर्ल्ड कनेक्टेड विद ईच अदर, अब सभी दुनिया के सारे देश जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और इसलिए ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं विदेश नीति को निर्धारित करने में। भारत इंडिया में अपोज द मूव टू विथड्रॉ फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट एंड ऑन एनवायरमेंटल इशूज। भारत जो है पेरिस एग्रीमेंट से जो अमेरिका का को विथड्रॉ किया है उसको, उसका विरोध कर सकता है। और हालांकि इसके बाद भी इवन इफ देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इंडिया और यूएस के बीच में जो संबंध है, कोऑपरेशन है, उसके बाद भी, ठीक है, भारत यूएस का जो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर जाने का इरादा था उसका उसका विरोध कर सकता है। And this is also an example of India wants a democratic government in Afghanistan for the suppression of terrorism। जो आतंकवाद है उसको रोकने के लिए इंडिया ने जो
चाहता था कि क्या हो, अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाए। तो अब तो अफगानिस्तान की स्थिति बदल चुकी है और वहां पे क्या हो गई है, एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट स्थापित हो गई है तालिबान के रूप में। तो इंडिया ट्राई टू रिफॉर्म द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको इंडिया सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ P5 जो कंट्रीज हैं, पावरफुल जो जो जिन देशों के पास जो है परमाणु बम है, और जो वही सिर्फ है, और इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है इसके सदस्यों की संख्या में, जबकि महासभा में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। दुनिया में भी ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें भी काफी चेंजेज आए हैं। अब दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ चुकी है। तो इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जरूर ही बदलाव होने चाहिए और भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। हालांकि भारत को लगभग सभी देशों का सपोर्ट है, सिर्फ चाइना जो है इंडिया का काफी पुरजोर विरोध कर रहा है, और इसी वजह से जो है इंडिया अभी तक यूएनएससी का मेंबर नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर भी एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट फैक्टर है। जो टुडे इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द आर्मी, फोर्थ द एयर फोर्स। आर्मी के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है भारत, और एयर फोर्स के मामले में चौथा है, और नेवी के मामले में छठवां है। एंड और साथ ही साथ इंडिया में जो है न्यूक्लियर पावर भी है। इन समृद्ध न्यूक्लियर पावर के दृष्टिकोण से भी भारत समृद्ध है। और एवरीवन नोज इंडिया डोमिनेंस इन द स्पेस। अब स्पेस के बारे में तो सबको मालूम ही है, इसरो कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, और इस परिस्थिति में, ठीक है, ये सारे जो हमने अभी बात किया, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इसरो, न्यूक्लियर पावर, ये जो हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स बनाने, फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति को निर्माण करने में एक इम्पोर्टेंट रोल, भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चैलेंजेस की बात करते हैं। कुछ चैलेंजेस देखेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं भारत की विदेश नीति के समक्ष। तो the global situation is in the gloom. There will be many unforeseen challenges, especially in the post-COVID-19 world for India. जो कोविड 19 वर्ल्ड के बाद की जो स्थिति बनेगी, ठीक है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया के लिए दिखाई देंगे, उभर करके आएंगे। और अभी हाल के अगर कुछ डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो भारत के पड़ोस में, लाइक चाइना के द्वारा एलएसी पे जो इस तरीके से क्लैश हुआ, ठीक है, चाइना के द्वारा एलएसी पर क्लैश गलवान वैली में आपने देखा होगा, ठीक है। और ये इंडिया के लिए कई सारे जो है चैलेंजेस यहाँ पे रखता है, और जिनको इंडिया को रिजॉल्व करना है, ठीक। तो पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड में देखना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। अब जो एक बहुत बड़ा चुनौती ये भी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, चाइना को मैनेज कैसे करा जाए, ठीक है। चाइना BRI के माध्यम से बहुत डोमिनेंटली इस रीजन में, इंडिया के रीजन में, पड़ोस में हिंद महासागर में अपनी स्थिति को काफी मजबूत बना रहा है। तो ये इसको मैनेज करना भी इंडिया के लिए एक चुनौती है। अब रसिया पाक क्लोजनेस, जैसे कि इंडिया का क्लोजनेस जो है यूएस प्लस इसराइल इसराइल जैसे देशों के साथ बढ़ रहा है, तो वहीं रसिया रसिया से भारत जो है दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के साथ रसिया के संबंध काफी इम्प्रूव हो रहे हैं। रसिया ने जो है पाकिस्तान को वेपन्स या आर्सेनल भी देने की बात करी है। पाकिस्तान के साथ रसिया सैन्य प्रशिक्षण भी, सॉरी, अभ्यास भी कर रहा है। तो ये भारत की जो विदेश नीति है उसके लिए क्या है, एक चुनौती बन रहा है। अब हमारे कुछ आंतरिक डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे कि हम जो ये NRC एंड CEA की बात कर रहे थे, ठीक है। इससे हमारे जो पड़ोसी मुस्लिम देश हैं, जो हमारे 4 पड़ोसी मुस्लिम देश हैं,
ठीक है, वो इस उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, जो हमारे जो इंडिया के इंटरनल डेवलपमेंट्स होते हैं उनसे इन पर प्रभाव पड़ता है। यूएनएससी की जो परमानेंट सीट को लेकर के इंडिया का जो अप्रोच चल रहा है, ठीक है, वो भी एक तरीके से हमारे लिए चुनौती है। और दूसरा, यूएनएससी में अप्रोच के साथ साथ क्या है कि चाइना का विरोध काफी स्ट्रांग है इंडिया को लेकर के। तो चाइना जो है इंडिया को उसका मेंबर नहीं बनने देना चाहता है। वहीं जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के भी मेंबरशिप को लेकर के इसी तरीके का इशू है इंडिया के साथ। ठीक, तो ये भी हमारे लिए एक फॉरेन पॉलिसी का चुनौती है। ये सारी चीजों को हम आगे डिटेल में देखेंगे क्लास में, अलग अलग क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू।